हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 का जो मैच खेले जाने वाला है गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य। तो उसकी हम लोग दोस्तों एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल आपको शो कर ही रहा है स्क्रीन पे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हम आपको इंडिकेटर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं विद रीजंस आफ्टर टॉस, तो टेलीग्राम में ज्वाइन होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। चलिए अब चलते हैं हम एक्सचेंज की विंडो पे। तो दोस्तों, एक्सचेंज एप्लीकेशन के बारे में जो नए यूजर्स नहीं जानते हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप एक प्लेयर से खेल सकते हो, सिंपल वे में एक प्लेयर को बाय या सेल करके जो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड दोस्तों, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हो, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप लिंक से डाउनलोड करते हो और रेफर कोड लगाते हो, तो आपको जो है वो अपनी केवाईसी पूरा करने पे 100 रुपए का रियल कैश मिलेगा, वो भी आपको डिपॉजिट सेक्शन में, जिसका कि आप 100% यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ फर्स्ट डिपॉजिट पे अगर आप 1000 रुपए का करते हो, ठीक है ना, मिनिमम 1000 रुपए का करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए का 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा, वो भी डिपॉजिट सेक्शन में, और 500 रुपए का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ जीएसटी फ्री एप्लीकेशन है। एंड दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पे आप लगातार प्रेडिक्शन वीडियो देखते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और नए व्यूअर्स से भी मैं अपील करता हूं कि अगर आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। और इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमारा बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कि ड्रीम इलेवन पे जो रेगुलर खेलता है उसको ड्रीम इलेवन के बारे में एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, बट ड्रीम इलेवन पे ऐसा नहीं है कि हमें ड्रीम इलेवन पे एक्सपीरियंस नहीं है। जिसको फैंटेसी का एक्सपीरियंस है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल सकता है, बट उसकी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं ना, कि कब क्या किसे कब चुनना चाहिए ना, वो चीजों का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, लगभग 4 से 4.5 साल हो गया मुझे एक्सचेंज पे काम करते। और जब एक्सचेंज आया था ना, उसके लगभग 1-2 महीने में सेल्फ खेलता था, बट उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और इसका प्रेडिक्शन वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। और आप देखोगे, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर के नीर है, बट हमारा एक बड़ा चैनल था जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग गया था उस पर और वो डिलीट हो गया था। सो अब दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। चलिए बैक टू द पॉइंट, मैच के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम ही बोला था टेलीग्राम पे, जब दिनेश कार्तिक लोमरोर अच्छा नहीं कर पाए थे, क्योंकि विराट कोहली ने वहां पर बहुत बुरे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, जिस वजह से जो बॉलें फिनिशर्स को खेलनी थी, पावर हिटर्स को खेलनी थी, वो तो विराट कोहली बीच में खेल के चले गए लगभग 50 के स्ट्राइक रेट से। उस वजह से क्या हुआ कि लोमरोर आते ही वो हिट नहीं कर पाए, वरना अगर हिटर को 4-5 बॉलें मिल जाती है ना, तो वो बाद में अच्छे से जो है वो अपना जो हार्ड हिटिंग कर सकता है। बट इनके पास बॉलें इतनी थी, 2-2 3-3, और उन पे हिट मारना था, तो इन्होंने बल्ला जरूर घुमाया, हिटिंग जरूर की इंटेंट दिखाया अपना, बट आउट हो गए थे। सेम टू सेम दिनेश कार्तिक के साथ हुआ। बट इस गेम के लिए डीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो बहुत से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे दिनेश कार्तिक। विकेट कीपिंग से भी लास्ट टाइम पॉइंट दिया, देखो बैटिंग से इतना कुछ नहीं कर पाए थे, बट हमेशा ही हमें प्रॉफिट में ही रखते हैं, ज्यादा लॉस नहीं देते हैं। शायद 28-30 रुपए बाय में थे, 21 पॉइंट देके चले गए थे। आपको पता है बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं की, बट फील्डिंग से दे दिया। सो हमेशा ही विकेट कीपर होता है ना, लाइक डीके जैसा, जो कि रन्स भी करता है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार तो हमने इनको विद इंश्योरेंस भी ट्राई किया था एसआरएच के अगेंस्ट, उसमें हमें इन्होंने बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया, लगभग 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया। सो डीके 30 रुपीज में प्रॉफिटेबल रहेंगे। महिपाल लोमरोर पे नजर रखो यार, मैं इस प्लेयर पे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी गट्स आ रही है बाय के लिए इस रेट के अंदर। सो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 10 शेयर्स मैंने लेकर रखे, ताकि बाद में पता लग जाए कितना रेट बढ़ा है। सो डीके और महिपाल लोमरोर दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो रजत पाटीदार पे, स्पिनर्स होंगे सामने। बट इस बंदे के बारे में मैंने टेलीग्राम पे एक चीज बोली थी कि देखो, जब ये एक इनिंग अच्छी खेल जाती है ना, तो कंटिन्यू लगभग उसको कैरी करते हैं, 2-3 इनिंग अच्छी खेलते हैं। बट स्टिल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब से हम इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाएंगे, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट जो प्लेयर्स को अच्छा नहीं बना रहा, उल्टी का उनको खराब कर रहा है। सो उस वजह से जिस हिसाब का रजत पाटीदार प्लेयर था ना, इसको सेल करने से ही कांपते थे, बट इस सीजन में बहुत ज्यादा खराब गया है। 1-2 मैच में अच्छा करते, फिर फ्लॉप, फिर 1-2 में अच्छा, फिर फ्लॉप। कुछ मैचेस में तो लगभग 50-60% मैचेस में ये फ्लॉप क्यों है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से। मैनेजमेंट कभी इनको ऊपर डालती, कभी नीचे। और कैमरन ग्रीन में पता नहीं मैनेजमेंट को ऐसा क्या दिखता है यार, लास्ट इनिंग में ठीक ठाक खेल गया था, बाकी इसके अंदर मेरे को कोई पोटेंशियल नहीं दिखता है। देखो, इस प्लेयर को प्रमोट भी करोगे ना, तो मेरे को तो नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा। जब इसकी बैटिंग देखते हो ना, अगर इसको प्रमोशन भी मिल जाता है, सपोज दैट कोई ओपनर 15 ओवर तक खेल के चले जाते हैं, फिर 1 विकेट गिरा, जैसे मैक्सी आए, अगर मैक्सी भी आउट हो गए, मतलब 2 विकेट गिर गए, फिर कैमरन ग्रीन को प्रमोट करते हैं ना, और 4 ओवर बचे हुए, तो फिर ये ऐसी बैटिंग करता है, लगता नहीं है कि ये कोई T20 खेल रहा है, ऐसे कोई हिट लगेगा। सो सारा का सारा मैनेजमेंट काम खराब करती है। बट रजत पाटीदार इस गेम में मैं सेल के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सबसे पहले ग्राफिक स्ट्रेटेजी के बारे में बता देना चाहता हूँ, वो क्या होती है। सपोज दैट अगर रजत पाटीदार इस गेम में अच्छा कर जाते हैं, अगर अपने रेट के इक्वल रहते हैं, तो हमें लॉस नहीं होगा। अगर हमें लॉस देकर भी चले जाते हैं ना, तो ग्राफिक स्ट्रेटेजी का मतलब आगे आने वाले 2 गेम ये पक्का फ्लॉप हो जाएंगे। और इस आईपीएल का जो रेशियो लेके ही चलो, प्लेयर्स का जो काम
रिसेंटली मैचेस में जिस प्लेयर ने किया ना, वो आगे भी वैसा ही करे। ऐसा नहीं है कि 2023 में उसने ये किया था, 24 में उसने, सॉरी 22 में वो वैसा करता था, या तो ऐसा नहीं होगा। इस आईपीएल को इस आईपीएल के एनालिसिस के हिसाब से ही देखो। सो मैं उनके रेशियो के हिसाब से इनको सेल कर रहा हूँ, रजत पाटीदार को। अब चलते हैं हम मोहम्मद सिराज का। देखो लास्ट टाइम करण शर्मा को तो बाय करवा दिया, देखो आपको प्रॉफिट बनवा दिया था बोल के। इस बार बारी आ गई मोहम्मद सिराज की। आरसीबी पहले बॉलिंग करती है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 24 रुपए देखो, आज पीयूष चावला के बारे में बोला था, पीयूष चावला 20 रुपए में थे। बोला था कि पीयूष चावला अगर आप बाय करोगे 20 रुपए के, अगर एक विकेट भी लेके जाते तो लॉस नहीं होगा। बट मार्केट में अगर आपको कॉल मिले 20 रुपए में, अगर वहां पर क्या होता है, डबल होता है सीधा, मतलब वो यस होना चाहिए। तो उसने एक विकेट ले लिया, 20 पॉइंट दे दिए। जिसने 575 रुपए वाला कॉन्टेस्ट लगाया होगा उसके 1000 रुपए हो गए सीधे। सो उसी हिसाब से मोहम्मद सिराज बाय भी कर लेना, एक कैच पकड़ेंगे तो 28 पॉइंट हो जाएंगे, एक विकेट प्लस एक कैच 28 पॉइंट, 4 रुपए पर शेयर बाय सेल में प्रॉफिट। और रही बात मार्केट की, तो लगभग 24 रुपए मार्केट में कॉल मिले तो कॉल ले लेना, एक विकेट प्लस एक कैच, तो 28 पॉइंट देंगे तो आपका डबल हो जाएगा सीधा। तो मोहम्मद सिराज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से गुजरात की तरफ से, देखो साइंस दर्शन, अब देखो सेल करने का मन कर रहा है इस बंदे का। 14 पॉइंट दिए थे, बट ये इंपैक्ट के तौर पे आ रहा है। और सामने बॉलिंग भी तो आरसीबी की है ना, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट लोकी फर्ग्यूसन इनको परेशान कर सकते हैं। बट एक चीज ये है कि आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप ऐसा है, कमजोर से कमजोर टीम आके उनको हराने की कोशिश करती है, उनको पीटने की कोशिश करती है। सो इस आईपीएल में एक चीज तो सीखने को मिली है, विकेट्स बहुत ज्यादा फ्लैट है, सेल करना बहुत ज्यादा टफ है यार। जिस दिन हमने अगर सेल में भी रेशियो 10 मैच में से 6 पास जा रहा है ना, तो सोचो कि वो बहुत बड़ा रेशियो है, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब पिचेज है बॉलर्स के लिए, बैट्समैन को ही फायदा हो रहा है। उसके अलावा बात करूं डेविड मिलर की, अगेन रजत पाटीदार वाला सेम बोलूंगा, डेविड मिलर सेम काम अगेन कर सकते हैं, किलर मिलर। और फिनिशर वाले जो प्लेयर होते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, वो कभी नहीं छोड़ते भाई। कल ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में बात बोली थी, और बात बोली थी आपको टीम डेविड के बारे में। अगर जिसने वीडियो देखा उसने समझा भी होगा कि ये जो फिनिशर्स होते हैं ना, इन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी सेल में लगाना बहुत मुश्किल है। अगर इनकी एक बार बैटिंग आ गई और 4 ओवर बचे हुए हैं ना, तो ये रन्स करेंगे ही करेंगे, किसी भी हाल में रन्स करेंगे। और इनका आउट होने का एक ही चांस बनता है कि 4-5 बॉलें बची हुई है, जिसमें से भी एक आध बाउंड्री मार के ये आउट हो जाते हैं। बाकी इनका बहुत लेस होता है, देखने को मिलता है कि ये फ्लॉप होते हैं। और फ्लॉप भी कब होते हैं, जब चांस ऐसा क्रिएट हो जाता है कि 10 ओवर में 5 विकेट गिर गए, 6 विकेट गिर गए, फिर फिनिशर जल्दी आ जाता है। जो ये लोअर ऑर्डर के बैट्समैन जो फिनिशिंग करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं ना, अगर इनकी बैटिंग 10वें ओवर में आ जाती है ना, बाद में 10 ओवर और बचे हुए हैं, तब जाके आउट हो जाते हैं। डेविड मिलर का भी हमने देखा था, डीसी के अगेंस्ट इनकी बैटिंग जल्दी आई और ये फ्लॉप हो गए थे। तो वही चीज है, जब इन फिनिशर्स की फिनिशिंग रूल्स के अकॉर्डिंग बैटिंग है ना, 15वें ओवर में 16वें ओवर में जब इनकी बैटिंग आ जाती है, तब जाके ये पॉइंट्स देते हैं। तो इसलिए मैं फिनिशर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, दोनों ही टीमों के फिनिशर्स पे फोकस करना है। लाइक डीके के बारे में मैंने बता दिया। और संडे का फर्स्ट मैच हमारे लिए, संडे सैटरडे का फर्स्ट मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब ही जाते हैं। मैं तो यही बोला हूँ, इस सीजन मेरा ऐसा ही हुआ है। सैटरडे तो ज्यादा भारी रहता है मेरे पे, बट संडे का भी फर्स्ट मैच खराब जाता है, सेकंड मैच हमारे लिए अच्छा जाता है। सैटरडे वाले आज की अगर मैं बात करूँ दिन की, जिसमें फर्स्ट मैच मुंबई वाला खराब गया, बट सेकंड मैच राजस्थान वाला अच्छा गया। फर्स्ट मैच में मैं ये बोलूंगा इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेस रखना, हम कवर कर लेंगे सेकंड में। जीटी देखो, जीटी को मैं थोड़ा फेवर कर रहा हूँ, तो जीटी का एक और फिनिशर्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो है शाहरुख खान। अभी तक इस पे बाय के लिए मैंने बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना कि मेहनत की है, बाय किया, बट इन्होंने मेरे को वो फल नहीं दिया। बट उम्मीद है स्टिल इस गेम के अंदर अगेन 24 रुपए शाहरुख खान बाय के लिए। राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वर्सेज आरसीबी। देखो राशिद खान ही जलवा बिखेरेंगे अपना, लास्ट टाइम भी बाय किया था, बट मैं अगेन राशिद खान से बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद है, बहुत ज्यादा इन पे भी गट्स आ रहा है बाय के लिए। तो राशिद पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, इंपॉर्टेंट पिंग बनने वाली है राशिद खान की। उसके अलावा देखो ओमर जाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बेंगलोर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और परफॉर्मेंस फर्स्ट जो मैचेस अगर मैं बात करूं, उनके अंदर इनका कॉन्फिडेंट अच्छा था, बैटिंग में अच्छा नहीं कर पाए, बॉलिंग लहरा रही थी। और इस ग्राउंड पे भी बॉल लहराएगी जब इनको ओवर मिलता है। और 4 ओवर भी करवा सकते हैं शुभमन के लिए, एक आध विकेट ले जाते हैं और पोटेंशियल टाइम पे बैटिंग भी कर जाते हैं। सो कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मैं इनको बाय के लिए ही सजेस्ट करूंगा। 38 में मिलर हो गए बाय के लिए, जीटी के लिए अपने राशिद खान हो गए। अब बात करते हैं अपने प्रिंस की। देखो लास्ट टाइम जब बाय किया अच्छा नहीं कर पाए थे, बेंगलोर के अगेंस्ट लगभग रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस बंदे ने बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस किया है। एक मैच मेरे को याद आ रहा है जो मैंने लाइव देखा, जहां पर विराट कोहली ने भी शायद अच्छे स्कोर किया था, 100 के करीब किया था, शायद 100 भी किया होगा। और आरसीबी मजबूत स्थिति में थी उस टाइम, उस सीजन इतना रन नहीं बनते थे। अभी हो सकता है लास्ट सीजन ही होगा वो, तो वहां पर 220 बहुत अच्छा टोटल माना जाता है। तो जो अभी 270 280 के टाइम पे माना जाता है, क्योंकि अभी तो 260 भी सेफ नहीं है। तो उस टाइम ये 210-20 किए थे बेंगलोर ने, और एकदम से विनिंग में लग रही थी। बट वहां पर बाद में सेकंड इनिंग में शुभमन गिल ने आके 100 मार के टीम को जिता दिया। आरसीबी के अगेंस्ट शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, एवरेज अच्छी रहती है। होल्ड प्लस बाय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाना स्टार्ट कर दो गिल पे। आने वाले 3 गेम में आपको 150 देंगे, मतलब आपको 100 रुपए का इन्वेस्ट करना है, फिर 300 का करना है, फिर 900 का करना है।
अगर तीसरे मैच में 50 लगाते हैं तो 900 का सीधा आपका डबल हो जाएगा 1800, तो आपका लॉस भी कवर होगा, प्रॉफिट भी होगा। ये होती है ग्राफिक स्ट्रेटेजी, जिसको कि हम एक प्लेयर से ही कंप्लीट कर लेते हैं। और आरसीबी गेंदबाजों के सामने रिद्धिमान शाह ट्राई करूंगा। अब रिद्धिमान शाह को मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ सेल कर सकता था, बट रीजन ये है कि बॉलर्स फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद सिराज अगर एवरेज इकोनॉमी के साथ भी चलते ना, और विकेट भले ही अभी जिस लेवल पे चल रहे हैं, विकेट्स भले इनको इतने ना मिले होते, बट इकोनॉमी इनका ठीक होता, तब भी मैं रिद्धिमान शाह को कॉन्फिडेंस के साथ सेल कर देता। बट अभी सिराज इतना फॉर्म में नहीं है, और विकेट्स भी हम जो इनकी मान रहे हैं ना, 1 विकेट प्लस कैच, 1 विकेट का ही बोल पा रहे हैं, 2 का भी नहीं बोल पा रहे। अगर 2 भी मिलती है, वो कब मिलेगी, वो ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में मिल जाएगी। तो वही रीजन है, अगर पावर प्ले में जैसे ये पहले विकेट चिटकाते थे, इंटरनेशनल गेम में विकेट चिटकाते इंडिया के लिए, तब मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता था रिद्धिमान शाह। शाह का मन है शाह को सेल करने का, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इतना। बॉलिंग आरसीबी की है, बट स्टिल अगर आप पूछते हो ना शाह को बाय करना चाहिए सेल करना चाहिए, मैं 50-50 हूँ। मन में भले ही 60 चल रहा है, बट रीजन ये है कि विकेट कीपर ओपनर बैट्समैन है। और इस आईपीएल में मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बोल दी थी कि जो विकेट कीपर बैट्समैन है इस आईपीएल में, जो कि नंबर 4 तक का है, उसको तो बाय करो, या जो फिनिशर है और विकेट कीपर उसको बाय करो। वो 10 में से 7-8 इवन 9 गेम में आपको वो प्रॉफिट देके चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं विल जैक्स की। लास्ट टाइम बैटिंग से गुहार लगाई थी, बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए, बॉल से इन्होंने विकेट छिटका दिया। बट जिस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, सामने राशिद खान होंगे, और राशिद खान डेफिनेटली इनको जो है वो अपने चंगुल में फंसा लेंगे। तो अगेन विल जैक्स का मेरे को तो यही लग रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और बॉलिंग में भी जो स्टार्ट के जो ओपनर्स है, स्टार्ट के 1-2 ओवर ही दिए जाएंगे इनको, मतलब पावर प्ले तक 2 ओवर मिल गए तो मिल गए, बाद में इतनी ज्यादा लंबी बॉलिंग नहीं कराई जाती है। स्टार्ट में प्रिंस और अगर सामने इनके साथ में रिद्धिमान शाह थे, तो रिद्धिमान शाह अगेन मैं बोलूंगा ऑफ स्पिन जरूर फेंकते हैं विल जैक्स, बट एक चीज देखिए, पावर टाइमर के सामने रिद्धिमान शाह विकेट्स देते हैं, ये चीज मेरे दिमाग में है। सो वही रीजन है, अगर विकेट लेंगे तो यहाँ पर रिद्धिमान शाह का ही लेंगे। अगर इंपैक्ट के तौर पे टाइम से सुदर्शन आ जाते हैं ओपनर गिल के साथ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ, तो हो सकता है कि विल जैक्स को विकेट ना मिले। अगर एक विकेट भी लेकर जाते हैं तो 20 पॉइंट बचे, पीछे 28 पॉइंट बाय के लिए इक्वल आने के लिए रेट के, तो 28 पॉइंट देने के लिए कम से कम 20 रन बनाने होंगे, वो भी जीटी के बॉलिंग लाइनअप के सामने, स्पेशली नूर और राशिद होंगे उस पोजीशन पे। थोड़ा सा टफ लग रहा है। अगर विकेट नहीं मिलता फिर देखो यार, 48 रुपए बराबर आने के लिए 48 पॉइंट देने होंगे, जिसमें कि लगभग 35 रन तो इनको करने पड़ेंगे, वो भी जीटी के सामने। तो आप खुद समझदार हो, मैं तो सेल के लिए ही अभी प्रेफर करूंगा। लास्ट टाइम जरूर मैंने बाय किया था, बट वो ठीक है, एक केकेआर के अगेंस्ट इनिंग आ गई थी छोटे ग्राउंड पे, और केकेआर के बॉलर्स भी तो मैंने लास्ट टाइम बताया था। देखो यार, एक चीज किसी ने नोट की होगी, मैंने बोला था कि केकेआर और आरसीबी की बॉलिंग सेम है। वो अलग बात है कि केकेआर पहले मैचेस जीत रहा था, तब उसकी बॉलिंग का पर्दाफाश नहीं हुआ था, बट अभी जैसे पंजाब के सामने आ रही है ना, तो केकेआर की बॉलिंग का भी पर्दाफाश हो गया है। हम लोगों ने पहले ही मैच से पहले ये चीज नोट कर ली थी। सो अब बात नहीं की हमने फाफ डुप्लेसिस की, विराट कोहली की, और अदर बॉलर्स की, लाइक यश दयाल हो गए, और कुछ बैट्समैन लाइक राहुल तेवतिया जैसे। बट तेवतिया का तो मैं साफ बोलूंगा, ये 20 वाली रेट वाले प्लेयर है ना, 20, 24, 18, 16, 15, ये प्लेयर्स को आप बाय कर लो यार, सीधी सी बात, आंख बंद करके बाय कर लो। एक्सचेंज में कैसे ना कैसे करके पॉइंट दे जाएंगे, फील्डिंग से 1-2 कैचेस पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ करके आपको पॉइंट दे जाएंगे। बाकी देखो, जिन बॉलर्स के बारे में बात नहीं किया उनको आप अवॉइड करके चल सकते हो। और फर्स्ट मैच में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सो उस हिसाब से प्रेडिक्शंस एनालाइज किया था, वो आपको बता दिया। तो ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर सेकंड मैच का प्रेडिक्शन वीडियो आता है तो आपको जरूर टेलीग्राम पे मैं इन्फो दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।